सीमांत मान उपयोगिता, जो सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम के बारे में मैं आपको कह रही थी, उसी में हम आगे पहले तो हम थोड़ा सा उसके बारे में और जान लेते हैं, फिर मैं आपको उपभोक्ता संतुलन के बारे में बताऊंगी। क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम है, ये कुछ ऐसे उसके अपवाद भी हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिन परिस्थितियों में ये लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जब किसी उपभोक्ता, जैसे ये कौन सी परिस्थितियों में लागू नहीं होता, तो ये कहा जाता है कि यदि वस्तु की उपभोग इकाई गुण और आकार में तो हमने में समान नहीं होगी। तो हमने मान्यता में कहा है कि वस्तु की इकाइयां गुण और आकार में समान होना चाहिए। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को आप यदि बूंद बूंद करके पानी पिलाएंगे तो ये नियम क्रियाशील होगा ही नहीं, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी है और वो जब तक एक गिलास पानी नहीं पिएगा उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि हम कोई दुर्लभ या शानो शौकत की चीज देखते हैं जो हमारे लिए एक अचंबा है या ऐसी चीज है जो हमें नहीं प्राप्त होती है, तो उस चीजों को भी प्राप्त करने पे हमें उसे और अधिक प्राप्त करने का मन करेगा, वहां भी ये नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से ये कहा जाता है कि शराब के उपभोग के संबंध में भी ये नियम लागू नहीं होता। ये कहा जाता है कि शराबी को हर अगले प्याले से पहले से अधिक उपयोगिता मिलती है। एक और चीज के बारे में कि आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, कितना भी जमा कर लीजिए, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होती, वहां भी ये नियम क्रियाशील नहीं होता। लेकिन इन सब की भी एक लिमिटेशंस है। जैसे मैंने आपको कहा कि वस्तु की इकाइयां गुण और आकार में समान नहीं है, बहुत छोटी है, तो ये नियम क्रियाशील नहीं होगा। लेकिन बूंद बूंद करके भी जब तक आप चाहें, जब तक आपको पानी पिलाते रहेंगे, तो एक बिंदु आएगा जहां आप संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब वहां से ये नियम प्रभावशील हो जाएगा। इसी प्रकार से दुर्लभ और शानो शौकत की वस्तु भी बहुत अधिक किस सीमा तक आप प्राप्त करेंगे, उस वस्तु का प्राप्त करते रहे, उसी प्रकार की वस्तु को प्राप्त करते रहे, तो एक बिंदु पे आप उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से शराबी लुढ़क जाएगा पी के, उसके बाद उसको क्या वस्तु से उपयोगिता मिल रही है, मतलब जब वो गिर पड़ा है, इसका क्या मतलब है कि वहां पे उस वस्तु से उसको ह्रासमान नियम लागू हो चुका था। तो ये है उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ अपवाद दिए जरूर गए हैं, लेकिन हर परिस्थिति में जहां वस्तु से उपयोगिता मिलती है वहां एक बिंदु पे उपयोगिता ऋणात्मक होती है, ये बात तय है। इसी के क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। अब उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, तो उपभोक्ता संतुलन का अर्थ होता है कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उसी समय माना जाता है जब वो सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब उसके पास आय के साधन कम है और वो उस कम आय से ही अपनी बहुत अधिक आवश्यकताएं पूरी कर लेता है, उसे कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। अब व्यक्ति उपभोक्ता के बारे में यदि ये कहा जाए कि उपभोक्ता समय समय पे आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की इच्छा प्रकट करता है, उसे कहा जाता है मांग। क्योंकि जब दिए हुए मूल्य पे, प्रोफेसर बेनम थे, उनके अनुसार दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग, मतलब एक वस्तु 40 रुपए में मिल रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस वस्तु की आप कितनी मांग कर रहे हैं। दिए हुए मूल्य पर 40 रुपए पर आप 1 इकाई मांग रहे हैं, 2 इकाई मांग रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पे खरीदी जाती है। जैसे अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि यदि आप किसी वस्तु को खरीदने गए, 40 रुपए में वो वस्तु मिल रही है, लेकिन आज आपके लिए वो वस्तु ज्यादा उपयोगी नहीं है, आज आप उसको 40 रुपए में खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कल
हो सकता है उस वस्तु की मांग, उस वस्तु की आपको इतनी अधिक आवश्यकता हो कि आपने कल उस वस्तु को 40 रुपए में छोड़ दिया था, लेकिन आज आप उस वस्तु को 40 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या होता है, ये समय का महत्व होता है कि किसी विशेष समय पर आप किसी भी मूल्य पर उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। मांग आपकी कब कहलाती है किसी वस्तु के प्रति, जब आपके ये 5 आवश्यक तत्व शामिल हो: इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता, निश्चित मूल्य और निश्चित समय। यदि सबसे पहली शर्त होती है मांग की कि आपको इच्छा होनी चाहिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने का मन होना चाहिए। अब मन बना लिया तो आपके पास साधन होना चाहिए कि आप उस वस्तु को कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे मतलब आपका जेब क्या कह रहा है, आपका बजट क्या कह रहा है, आपके पास क्या पैसे हैं, और पैसे हैं तो आप उसको विक्रेता को देने के लिए तैयार हैं। अब ये चीजें शामिल होने के बाद उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया उस निश्चित मूल्य और समय का बहुत महत्व होता है। हम एक निश्चित समय पर निश्चित मूल्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, धन का वितरण, उपभोक्ता की रुचि, मौसम एवं जलवायु। सबसे पहले हम देखते हैं मांग को वस्तु की कीमत कैसे प्रभावित करती है। आप देखेंगे कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम है तो उसकी मांग अधिक होती है, किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी मांग कम होती है। इसी प्रकार से उपभोक्ता की आय अधिक होती है तो उपभोक्ता ज्यादा वस्तुओं की डिमांड करता है, उपभोक्ता की आय कम होती है तो उपभोक्ता कम वस्तुओं की डिमांड करता है। इसी प्रकार मांग के संबंध में ये कहा जाता है कि मांग को विभिन्न मांग मांग के प्रकार भी होते हैं। जो वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत कैसे प्रभावित कर रही है मांग को, क्योंकि यदि हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घटने लगती है, क्योंकि वस्तु के मूल्य बढ़ गए हैं और उपभोक्ताओं की मांग घट रही है। पर यदि वस्तु उपभोक्ताओं की आय बढ़ जाती है तो उन्हीं वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगेगी, फिर भी उपभोक्ता डिमांड करेंगे क्योंकि उनकी आय बढ़ रही है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि समाज में यदि धन का वितरण समान है तो हम ये प्राप्त करते हैं कि यदि वस्तु का मूल्य कुछ भी हो, समाज में अमीर है गरीब है, हर उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदना बेचना उसी मूल्य पर खरीद क्रय कर सकता है। उपभोक्ता की रुचि के अनुसार मांग कैसे परिवर्तित होती है? उपभोक्ता की रुचि के अनुसार मांग कैसे परिवर्तित होती है? कई बार क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य कम होने पर भी उपभोक्ता की रुचि नहीं हो तो वो वस्तु नहीं क्रय करता है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहाँ पे उपभोक्ता को अपनी रुचि की चीज दिखाई देती है, उसके मूल्य अधिक भी होंगे तो वो उस वस्तु को खरीद लेता है। मौसम और जलवायु के अनुसार भी मांग अलग अलग होती है। जैसे ठंडा प्रदेश है तो गर्म वस्तुओं की मांग रहेगी, गर्म देश है तो ठंडी वस्तुओं की मांग होगी। इस प्रकार से वस्तु जलवायु पर भी निर्भर करती है। मांग का नियम क्या होता है? मांग की जाने वाली मात्रा कीमत गिरने के साथ बढ़ती है और बढ़ने के साथ गिरती है। मतलब कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी हम पढ़ ही रहे थे कि मांग प्रभावित करती है। मांग विभिन्न प्रकार से प्रभावित होती है, जिसमें हमने पढ़ा था वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ताओं की आय, धन का वितरण
उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। तो इस प्रकार से मांग प्रभावित होती है विभिन्न बातों से। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने लगेगी तो मांग कम हो जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत कम होने लगेगी तो मांग बढ़ जाएगी। जैसे इस रेखा चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं कि रेखा चित्र में दिया गया है, ये रेखा चित्र में दिया गया है कि O और Q एक अक्ष है। अब इस पे हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ मांग की मात्रा है और दूसरी तरफ वस्तु की कीमत है। ये जो DD है ये मांग वक्र है, Q है वस्तु की मात्रा, और P जो है वो वस्तु की कीमतें हैं। हमने ये देखा कि O बिंदु पर वस्तु की मांग की गई मात्रा कितनी है, O और P है। लेकिन यदि वस्तुओं की मांग बढ़कर Q से Q1 हो जाती है तो वस्तु की कीमतें क्या हो जाएगी, Q कम हो जाएगी। क्योंकि जब O वस्तु की मांगी गई मात्रा Q से बढ़ के Q1 हो गई है, इसका मतलब है कि वस्तु की कीमतें P से P1 हो गई है, मतलब कम हो गई है। जो मांग के नियम कह रहा है कि वस्तु की कीमत गिरने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यदि वस्तु की मांग घट जाती है तो ये कब होता है, जब वस्तु की कीमतें P से P2 पे पहुंच जाती है। तो यहाँ मांग का नियम क्रियाशील हो रहा है कि मांग वस्तु की मांग Q से Q1 होने पर वस्तु की कीमतें गिर रही है, और वस्तु की मांग Q से Q2 मतलब घटने पे वस्तु की कीमत बढ़ रही है। इसी आधार पे हम देखेंगे मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच मतलब हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे हम ये प्राप्त करते हैं कि मांग को कुछ तत्व निर्धारित कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पे उसकी लोच भी होती है। क्योंकि मांग तालिका और मांग वक्र दो चीजें दिखाई जाती है जिसके आधार पे हम मांग की लोच बता सकते हैं। मांग तालिका क्या होती है, किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु को क्रय करना। मान लो यदि हम ये देखते हैं कि हमें चीनी खरीदना है, वस्तु क्या है, शक्कर है। शक्कर हमने 14 रुपए किलो में कितनी मांग करी, 8 किलोग्राम। लेकिन यदि हम देखते हैं चीनी की कीमत बढ़कर 15 रुपए हो गई तो हम मांगी गई मात्रा कितनी कर देंगे, 7 कर देंगे। इसी प्रकार से हम 16 रुपए यदि कीमतें हो जाती है शक्कर की तो मांगी गई मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 किलोग्राम। तो निरंतर घटते क्रम में यदि वस्तु की मांग है, मतलब ये व्यक्तिगत मांग तालिका है कि व्यक्तिगत मांग तालिका मतलब उपभोक्ता अपने बजट के आधार पे कीमतें बढ़ने पे मात्रा को, मांगी गई मात्रा को कितना कम कर सकता है। इसी आधार पे उसका मांग वक्र डिपेंड करता है। जो मैंने अभी आपको समझाया कि कीमतें बढ़ती जाएगी तो मांग मात्रा कम होती जाएगी। मांग वक्र में उपभोक्ता मांग वस्तु की मांग तो करता है, मांग की मात्रा का त्याग करता है। यदि वो 14 रुपए किलो में चीनी की 8 किलोग्राम मात्रा ले रहा था तो वो 15 रुपए होने पर मात्रा कितनी कर रहा है, 7 किलोग्राम 6 किलोग्राम, पर चीनी खरीदना बंद नहीं कर रहा है। तो मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, मांग की मात्रा का त्याग हो रहा है, लेकिन मांग समाप्त नहीं हो रही है। इसे ही हम मांग की लोच कहते हैं कि जब कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होने लगता है तो उसे हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। अब मांग की लोच का सूत्र भी हम बता सकते हैं कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये हो गई मांग की लोच कि जैसे जैसे मांग की मात्रा में जितने अनुपात में परिवर्तन आता है मांग की कीमतों में भी परिवर्तन आता है।
5 प्रकार की होती है मांग की लोच। पूर्णतया लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग, लोचदार मांग, बेलोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब जब पूर्णतया लोचदार मांग, इसको हम क्या कहेंगे? लोचदार का क्या मतलब होता है कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होने पर या अत्यंत थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। यदि कीमतें परिवर्तित हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है या बहुत माइनर, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, तो भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपको कहा जाए कार, बंगला, किसी प्रकार का व्हीकल्स या फ्लैट या प्लॉट, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी यदि कीमतें आदि, हम कहते हैं कि नहीं बस प्लॉट आजकल महंगे बिकने लगे हैं, कार की कीमतों में वृद्धि हो गई है, तो आप देखेंगे कि एकदम से मांग गिर जाएगी, क्योंकि ये ऐसी वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता के दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं होती है, वो उसे भविष्य के लिए स्थगित कर सकता है। तो इन वस्तुओं की मांग, या हम ये कहें विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग कैसी होती है? पूर्णतया लोचदार होती है कि कीमत में परिवर्तन यदि अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो भी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम इस रेखा चित्र के द्वारा भी समझा रहे हैं कि OX अक्ष है, हमारा OX अक्ष है, जहां पर हमारी मांगी गई मात्रा Q1 है और कीमतें कितनी है? P1 है। मतलब मांगी गई मात्रा जब पहले कितनी थी? Q बिंदु पर, यानी Q मात्रा थी, तो मांगी गई कीमत P, डिमांड वक्र ये रहा हमारा, जिसके आधार पे मांग कितनी थी? O, Q और P। लेकिन यदि मांगी गई मात्रा Q से Q1 होती है तो आपकी प्राइस कितनी हो रही है? P से P1 हो रही है, मतलब आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, कम हो रही है, P से क्या हो रही है? P1 आ जा रही है। तो अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पे मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। अब मांग में आनुपातिक कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। मतलब यदि मांग में किसी परसेंटेज में परिवर्तन होता है, 10%, 20% परिवर्तन होता है, तो उसकी कीमतों में क्या होता है? आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। सॉरी, यदि वस्तु की कीमतों में कुछ परसेंटेज बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसकी मांग उसी प्रतिशत में बढ़ती या कम होती है, जिसे हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा OQ है, जो मात्रा है, उसके आधार पर OX अक्ष है और OY अक्ष है। OX अक्ष पर हमारी मांगी गई वस्तु की मात्रा कितनी है? O, Q और E, ये हमारा DD डिमांड वक्र है। OX अक्ष पर मांगी गई मात्रा है और OY अक्ष पर वस्तु की कीमतें दी गई है। अब यदि हम OQ मात्रा पर, ये क्या होता है? इलास्टिसिटी, जिसे हम मांग की लोच कहते हैं। यदि हम ये देख रहे हैं OQ मांगी गई मात्रा है, उस पे OP वस्तु की कीमत है, और यदि वस्तु की कीमतें गिर जाती है तो मांगी गई मात्रा की कीमत भी कम हो जाती है, क्योंकि वस्तु की कीमतें P से P1 हो गई है तो मांगी गई मात्रा OQ से Q1 बढ़ जाती है, उसमें परिवर्तन हो गया है, और इलास्टिसिटी भी E से E1 हो जाती है। तो वस्तु की एक इकाई के बराबर इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें जितना परिवर्तन होता है उतना ही मांग में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि यदि हम देखते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती है, लेकिन हम उस वस्तुओं का उपयोग कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की कीमतों में जब परिवर्तन होता है
तो थोड़ा सा जितने अनुपात में कीमत बढ़ती है उतने ही अनुपात में उसमें मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे ओ और एक्स अक्ष पर मांगी गई मात्रा है और वाई अक्ष पर कीमतें लिखी गई है। अब ओ क्यू वस्तु की मात्रा है, ओ क्यू वस्तु की मात्रा है, तब आपकी कीमतें ओपी है। वस्तु की मात्रा ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, तो आपकी कीमतें भी कम हो जाती है। यदि आपकी वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो रही है तो आपकी कीमतें भी उसी अनुपात में कम हो रही है। यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल है 1 इकाई के बराबर, तो आपका डिमांड वक्र भी उसके समानांतर है। तो इस प्रकार से ये लोचदार मांग कहलाती है। मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उसे कहते हैं बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग वो होती है जो हमारे दैनिक जीवन में अनिवार्य वस्तुओं पर लागू होती है। अनिवार्य वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके बिना हमारा जीवन कठिन है। हमारी दैनिक आवश्यकता की सारी वस्तुएं, यदि उसकी कीमतों में कुछ भी परिवर्तन होता है तो मांग में बहुत अधिक परिवर्तन या बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उपभोक्ता उसकी मात्रा का त्याग करता है, वस्तु का त्याग नहीं कर सकता है। ये होती है हमारी बेलोचदार मांग। अब पूर्णतया बेलोचदार मांग होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो, इसे हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें ओ एक्स अक्ष पे मांगी गई कीमत है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमतें हैं, मांगी गई मात्रा है, और ओ वाई अक्ष पर मांगी गई कीमतें हैं। अब डी डी डिमांड वक्र है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो क्षैतिज दिशा में है। यदि हमने P वस्तु की कीमत है, Q वस्तु की मात्रा है, OP पे वस्तु की मांगी गई मात्रा PQ है और डिमांड वक्र आपका DD है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तब भी आपका डिमांड वक्र परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ वस्तुओं की मांग बेलोचदार है। अब मांग की लोच को मापने की रीतियां होती है, कुल व्यय रीति, आनुपातिक रीति और बिंदु रीति। ये तीनों रीतियों में हम देखते हैं कि कुल व्यय रीति से हम मांग की 3 प्रकार से लोच निर्धारित करते हैं या मापते हैं। आय लोच, इसको हम इस आधार पर मापते हैं कि वस्तु मांग की आनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में आनुपातिक परिवर्तन, मतलब यहाँ पर यदि उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। अब मांग की आड़ी लोच क्या होती है? मांग की आड़ी लोच होती है या किस प्रकार से मापा जाता है, जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है जो एक दूसरे की पूरक या स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जैसे हम कहेंगे कि कार की दाम बढ़ जाते हैं तो हम कहेंगे पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। तो यहाँ इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। इसी प्रकार से स्थानापन्न वस्तुएं में भी परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। स्थानापन्न वस्तु क्या होती है? जैसे यदि हम कहते हैं कि चाय के मूल्य स्थिर हैं और कॉफी के मूल्य बढ़ गए हैं, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी और चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो ये कहलाती है मांग की आड़ी लोच। अब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई वस्तुओं की प्रकृति ऐसी होती है जिन पे मांग की लोच डिपेंड करती है। मांग की लोच अनिवार्य वस्तुओं पर बेलोचदार होती है, आरामदायक वस्तुओं पर
और विलासितापूर्ण वस्तुओं पर, लोचदार और अत्यधिक लोचदार होती है। इसलिए ये वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वस्तु किस टाइप की है, अनिवार्य आवश्यकता वाली है, आरामदायक आवश्यकता वाली है, या विलासितापूर्ण आवश्यकता वाली है। इसी प्रकार से मांग की लोच को जो तत्व प्रभावित करता है उसमें स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता भी होती है। स्थानापन्न में मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि वस्तु के यदि चाय की कीमतें स्थिर है और कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की कीमत मांग बढ़ जाएगी। तो ये स्थानापन्न वस्तुएं भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। वस्तु के अनेक प्रयोग यदि होते हैं तो भी मांग की लोच प्रभावित होती है। वस्तु के प्रयोग को हम भविष्य के लिए टाल सकते हैं तो भी उसकी वर्तमान में मांग पर प्रभाव पड़ता है। वस्तु पर हम ये देखते हैं हमारी आय का कितना भाग व्यय हो रहा है। यदि हम अधिकतर भाग उन वस्तुओं पर व्यय कर रहे हैं तो उसके लिए मांग की लोच बेलोचदार होगी, और यदि हमारी आय का कम भाग व्यय हो रहा है तो मांग हमारी लोचदार या अत्यधिक लोचदार होगी। संयुक्त मांग पर भी मांग की लोच का प्रभाव पड़ता है कि जैसे पूरक वस्तुएं, कार की मांग, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कार की मांग कम हो रही है, पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं तो कार की डिमांड बढ़ रही है। ये अब हम यहाँ हमारा उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का अध्याय समाप्त होता है। लेकिन बच्चों, अब मैं आपको जितना मैंने पढ़ाया आज उसके ऊपर मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। इसको आपको प्रश्नों को हल करके कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, मांग की परिभाषा, प्रभावित करने वाले घटक, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या, मांग की लोच का अर्थ तथा प्रकार, मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। मांग की लोच को मापने की रीतियां कौन कौन सी है, उपयोगिता का अर्थ और विशेषताएं लिखिए। सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बताइए। उपयोगिता ह्रासमान नियम को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।